हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमओए के क्लॉजेस, एओए के कंटेंट एंड प्रोस्पेक्टस के कंटेंट। हमने कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी के 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए, एओए एंड प्रोस्पेक्टस। अब हम स्पेसिफिकली इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देन वी विल जंप ऑन दिस। क्विक रिविजन के साथ आगे बढ़ते हैं। एमओए हमने ये बोलते हैं एमओए इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इतना प्रिंसिपल नेचर का डॉक्यूमेंट है कि उसके बिना कंपनी का गुजारा ही नहीं हो सकता है, कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हो सकता है, कोई मतलब का ही नहीं रहेगा इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें ऐसा क्या लिखा होता है जो वो इतना इम्पोर्टेंट है? अगर हम बात करें तो हमने एमओए के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स और पढ़े थे, एओए एंड प्रोस्पेक्टस। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एमओए है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक बार जो चीज़ लिख दी जाती है तो उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बनते जो उसके कॉन्ट्रेरी हो। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, इसमें कुछ क्लॉजेस आते हैं जिसके पूरी पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा होता है। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से क्लॉजेस आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज लिखा है नेम क्लॉज। अब स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एमओए के क्लॉजेस के सीक्वेंस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए एमओए का फर्स्ट क्लॉज कौन सा है, और अगर आपने उस टाइम रैंडमली याद किया होता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज होता है हमारा नेम क्लॉज। इसमें कुछ नहीं लिखा होता है, इसमें लिखा जाता है कंपनी का नाम। नेम क्लॉज, नाम से ही समझ आ रहा है कि किसका होगा, कंपनी का होगा। फिर इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं कि नाम कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है एंड ऑल। यहाँ ये क्या बोलते हैं कि कंप्लीट नेम होना चाहिए कंपनी का। मैंने आपको बोला था कि पूरा नाम। अब कंपनी का पूरा नाम अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए चूज कर रहे हैं तो प्राइवेट एंडिंग उसकी कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड से, और पब्लिक लिमिटेड हो रही है तो सिर्फ लिमिटेड होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। और अगर आप कंपनी अपनी खोल रहे हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग और अदर एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे आपका नाम मेल नहीं खाना चाहिए। जस्ट लाइक एवरेज बहुत फेमस कंपनी है, महिंद्रा बहुत फेमस कंपनी है, रिलायंस बहुत फेमस है। और अगर आप खुद की कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका टाटा, बिरला, महिंद्रा, अंबानी से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ऐसे कंपनी का नाम नहीं रख सकते कि जो उनसे मेल खाए। सिंपली कहने का ये मतलब है कि सिर्फ आपको ऐसा नाम चूज करना है जो इन सब से मिलता जुलता ना हो। आरओसी आपको परमिशन ही नहीं देगा कंपनी का नाम रखने की। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं शुरू कर सकते? अब जो रिलायंस है, महिंद्रा है, मार्केट में इन्होंने अपनी गुडविल बना रखी है बहुत सालों से। अब आप मार्केट में अभी आए हैं, बट ये लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सालों से हैं, बहुत टाइम से हैं। अब अपने अपने मार्केट में आए और अपने महिंद्रा नाम से कंपनी खोल ली। अब मैं एक रैंडम कस्टमर हूँ, मैंने महिंद्रा जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिनकी गुडविल है वो समझ के आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर लिया। अब वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने महिंद्रा जो जिसकी गुडविल है वो समझ के ख़रीदा था। इसलिए आरओसी आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो कस्टमर को, इसलिए आरओसी आपको सेम नाम नहीं अलॉट करते हैं। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं शुरू कर सकते? अब जो रिलायंस है, महिंद्रा है, मार्केट में इन्होंने अपनी गुडविल बना रखी है बहुत सालों से। अब आप मार्केट में अभी आए हैं, बट ये लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सालों से हैं, बहुत टाइम से हैं। अब अपने मार्केट में आए और अपने महिंद्रा नाम से कंपनी खोल ली। अब मैं एक रैंडम कस्टमर हूँ, मैंने महिंद्रा जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिनकी गुडविल है वो समझ के आपके यहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर लिया। अब वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने महिंद्रा जो जिसकी गुडविल है वो समझ के ख़रीदा था। इसलिए आरओसी आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो कस्टमर को, इसलिए आरओसी आपको सेम नाम नहीं अलॉट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से रिलेट करे। फॉर से आप मैंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रख दिया एबीसी सेंट्रल लिमिटेड कंपनी। तो ये ऐसा नहीं, कस्टमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी गवर्नमेंट से एसोसिएट करती है। तो इन शॉर्ट ये कहना है कि कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। आपका नाम, आप जब कंपनी का नाम चूज़ करते हैं, रखते हैं, उस समय कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। क्लोज हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस।
कंपनी है, कहीं ना कहीं तो बैठ के काम करेगी ही। जहाँ बैठ के काम करेगी वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? ये जो हमारा ऑफिस है जहाँ हम कंपनी सेट करते हैं, ये हमें आरओसी को बताना पड़ता है कि यहाँ से हम अपने कंपनी को प्रोसीड करेंगे, ये हमारा एड्रेस है। और इसके लिए भी एक अलग से फॉर्म आता है, वो फिल करके हमको हमको आरओसी को भेजना पड़ता है, और फिर हमारा ये रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाता है। क्लॉज हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। देखिए, 3 तरह की कंपनीज होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी जो शेयर से लिमिटेड होती है, फिर होती है गारंटी वाली, और नेक्स्ट होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आपको बेसिकली लिखना होता है कि आपकी कंपनी कौन सी लाइबिलिटी फॉलो कर रही है। ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है, अनलिमिटेड वाली, गारंटी वाली, या लिमिटेड बाय शेयर्स वाली। अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है तो आपको लिखना पड़ता है आर कंपनी फॉलोज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। फिर आता है हमारा कैपिटल क्लॉज। ये बोलता है आपकी कंपनी का कितना ऑथराइज कैपिटल है, आपकी कंपनी कितना कैपिटल लेना अफोर्ड कर सकती है, या इसके अलावा एट प्रेजेंट आपकी कंपनी का कितना कैपिटल है। सो ये सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। फॉर से मेरी कंपनी है, उसका 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है, तो ये सारी डिटेल्स मुझे वहाँ पे मेंशन करनी होगी। और एक और चीज़, पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा हुआ था कि प्राइवेट कंपनी को इतने पर्टिकुलर अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ता है और पब्लिक कंपनी को इतने पर्टिकुलर अमाउंट से। बट आजकल ये प्रोविज़न हटा दी गई है। अगर आप कहीं पे भी बुक्स में पढ़ें तो ये समझ लीजिएगा कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको रिपील कर दिया है, हटा दिया है। अब नेसेसरी नहीं है कि आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट से खोलना है। लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। हमने पढ़ा था ना, एमओए में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो बेसिकली इसमें ये सब लिखा होता है कि कंपनी को क्या करना है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, फ्यूचर में उसको क्या करना है, और यही सब मेंशन किया होता है। हमारा नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज सिर्फ ओपीसी के लिए आता है, ओनली 1 पर्सन कंपनी के लिए। तो जो यहाँ पे वो अपना एक नॉमिनी डेजिग्नेट करता है, जिससे अगर उसको कुछ इन फ्यूचर हो जाता है तो वो नॉमिनी उस चीज़ को कंपनी को हैंडल करेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। 2 चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंटरनल अफेयर्स। मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है, अब वो बाहर वालों के लिए साथ कैसे डील करेगी, ये हमने एमओए में देख लिया। मैंने बताया था आउटसाइडर को बाइंड करती है ये। लेकिन जब बात आती है हमारे एओए की, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, तो इंटरनल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करना है, बायबैक की प्रोविज़न क्या है, किसी को टर्मिनेट करना है तो कैसे करना है, शेयर्स इधर से उधर करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे करना, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का कैसे करना, ये सारी प्रोविज़न आपको किस में मिलेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये सारी चीज़ें जहाँ लिखी जाती है, जिस पेज पे लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या लिखा जाता है ये तो हमें पता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ये भी हमें पता है, जो इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे और क्या लिखा जाता है। डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर्स की, क्या उनके लिए रूल्स होंगे, उनकी क्या क्या टर्मिनेशन की प्रोसीजर होगी, बायबैक की क्या प्रोसीजर होगी, और रेजिग्नेशन की डायरेक्टर्स की और अदर मेंबर्स की क्या प्रोसीजर होगी, ये है। फिर उसके बाद सेकंड है नंबर एंड वैल्यूज़ ऑफ शेयर। अगर आपके कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं, कितने का वो बेचना है, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 1000 रुपये का, जितने का भी बेचना है वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये आपने शेयर्स इशू तो कर दिए, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिए, अब अलॉट भी तो करने पड़ेंगे, तो उसकी भी प्रोसीजर जो होती है वो भी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एंड फिर कॉल्स इन अरियर्स। अब हम 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रॉस्पेक्टस। सो यहाँ ये बोलते हैं कि अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब ध्यान दीजिएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों बोला गया, प्राइवेट क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है लास्ट इसमें कि प्राइवेट कंपनी कभी ये नहीं बोलती कि आइए हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक कंपनी ही जनरल पब्लिक से पैसे लेती है, उनको इन्वाइट करती है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और डिबेंचर्स के लिए। अब मान लीजिए एक
मैं बोलती हूँ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्होंने शेयर्स एंड डिबेंचर्स उनको बेचने हैं। तो वो क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को तो एक एक को बोलेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये हमारे पर्टिकुलर शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जिनको आकर आप खरीदिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और प्रॉस्पेक्टस को कोई भारी भरकम वर्ड जैसे समझ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक, जैसे आप कभी किसी कॉलेज में स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्टस लेके आते हैं ना। होपफुली आप